रेखा बार बार अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करती और फिर उसे काट देती। ये उसके मन मस्तिष्क में चल रही कश्मकश दिखा रहा था। वह पेन हाथ में उठा उससे सामने पड़े कागज पर अपने दिमाग में चल रहे चक्करों को बना रही थी। उसे कभी उसके हाथों में छोटे से बच्चे की उंगलियां महसूस होती तो कभी उसकी किलकारियां उसे गुदगुदा जाती। उसकी कल्पना की छोटी सी वह छवि उसके ममतत्व को बार बार पुकार रही थी। तभी उसके कान में पड़ी एक आवाज़ से माँ माँ। ये आवाज़ धीरे धीरे पास आती जा रही थी। फिर उस आवाज़ ने रेखा को स्पर्श भी किया। माँ। इस बार रेखा चौंक गई। माँ आप ठीक है ना? मैं कब से आपको आवाज़ दे रही हूँ। रेखा ने खुद को संभालते हुए कहा। हाँ हाँ प्रिया बोलो बेटा। मैं बस ऐसे ही अपने विचारों में गुम थी। प्रिया ने कहा। ये कैसी रोशनी में बैठी हो? इतना कहकर उसने उस उदास रोशनी को बंद कर दिया और कमरे की बंद खिड़कियों को खोल दिया। अब कमरे में ताज़ी हवा बहने लगी। सूरज की चमकती रोशनी कमरे में प्रवेश कर चुकी थी, पर ये चमकती रोशनी और ताज़ी हवा भी रेखा के चेहरे की बोझिलता और बेचैनी नहीं छुपा पाई। प्रिया ने अपनी माँ की ओर रुख किया और कहा। माँ, अखिल अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने गया है। शाम को वापस आएगा और पापा आज दिल्ली गए हैं। उन्हें ऑफिस के काम से जाना पड़ा। मैं आपको यही बताने के लिए आई थी। शायद उन्हें 2-3 दिन लग जाएंगे और हो सकता है कि वे कुछ घंटों के लिए चंडीगढ़ भी चले जाएं। आप उनसे फ़ोन पर बात कर लेना। शायद देवांश की तबीयत कुछ ख़राब है। मैं कॉलेज जा रही हूँ और वहीं से कोचिंग भी जाऊँगी। अब शाम को खाने पर मिलते हैं। बाय मम्मा। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली गई। कॉलेज जाने की जल्दबाजी में प्रिया ने सारी बातें एक ही सांस में कह डाली, पर इतनी सारी बातों में रेखा सिर्फ 2 ही शब्द सुन पाई थी, चंडीगढ़ और देवांश। जहाँ चंडीगढ़ से रेखा के जीवन के तार जुड़े थे, वहीं देवांश से शायद दिल के। ये 2 नाम सुनकर उनकी आंखों से 2 आंसू लुढ़क गए, जिसमें से एक चंडीगढ़ के लिए था तो दूसरा शायद देवांश के लिए था। रेखा अनाथ बच्चों का एक एनजीओ चलाती थी। 50 वर्षीय इस औरत के शरीर पर अभी भी उम्र हावी नहीं हुई थी। चेहरे पर तेज था गोरा रंग, कुछ दूर से मिलता जुलता था। पतली पतली उंगलियां जिनमें उसने अपने परिवार की कमान को कस के पकड़ा हुआ था। आंखें सर्वसाधारण थी, पर इन साधारण आंखों की विशेषता थी कि ये उन चीज़ों को भी देख लेती थी जो सामान्य तौर पर किसी को दिखाई नहीं देती थी। उसकी कर्ण शक्ति भी गजब की थी। उसे वे बातें और भावनाएं भी सुनाई देती थी जो कभी कहीं भी नहीं जाती। रेखा का कद औसत से कुछ कम ही था, पर उसके कर्मों ने उसे सबसे ऊंचा कर दिया था। शायद उसके इसी व्यक्तित्व की करने का फल वह आज भोग रही थी। परिवार में सबकी और सबसे लाडली थी रेखा। सास ससुर, देवर देवरानी और उसके अपने 2 बच्चे। बेटी से तो आप मिल ही चुके और 15 साल का एक बेटा भी है अखिल। सबको उसने एक सूत्र में जोड़ रखा था, बिल्कुल किसी माला की तरह। उसका परिवार उसके खून में जीवन की भांति दौड़ता था, या शायद आज भी दौड़ता है। पर फिर सवाल ये उठता है कि अगर रेखा अपने परिवार से इतना प्यार था, तो वह आखिर सबसे दूर या मुंबई में क्यों रह रही थी? और ये देवांश कौन था जिसका जिक्र भी उसे बेचैन कर जाता? अपना एनजीओ बंद करके दोपहर 1 बजे रेखा घर पहुंची। घर का ताला खोला तो बड़े ही दीवान खाने में से एक भयानक सन्नाटा उसका इंतज़ार कर रहा था। कम से कम आज तो वह इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उस सन्नाटे और टेबल पर रखे जाने वाले खाने को नज़रअंदाज करके सीधा अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने डायरी हाथ में ली और बिस्तर पर तकिया लगाकर बैठ गई और अपना सिर पीछे की ओर एक तरफ ढुलका दिया और आंखें बंद कर ली। कोई तो चिंता थी जो उसे खाए जा रही थी। ची ची, इस आवाज़ से रेखा के विचारों की नींद टूटी। रेखा ने ढूंढना शुरू किया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसने कमरे की बंद खिड़की खोली और देखा, कुछ महीने पहले एक चिड़िया ने खिड़की के पास जो घोंसला बनाया था, उसमें 3 छोटे छोटे बच्चे चहक रहे थे।
और माँ अपनी चोंच से उन तीनों को खाना खिला रही थी। उसके उस घास-फूस से बने घोंसले में बच्चों के आराम का पूरा ध्यान रखा गया था। वह सोच रही थी कि देखो, ये नन्ही चिड़िया भी जानती है कि बच्चे जब तक खुले आसमान में उड़ना नहीं सीख जाते, तब तक उन्हें देखभाल की ज़रूरत होती है। अब रेखा के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका था। वह वहीं खिड़की के नीचे अपनी डायरी को सीने से लगाए फूट-फूट कर रोने लगी। पिछले 5 सालों से मन के किसी बांध में जकड़ कर रखे ये आंसू बाढ़ की तरह बहने लगे और इस बाढ़ में गोते खाती एक छोटी सी नाव रेखा को उस पीड़ा के स्रोत के पास ले गई। ये वो जगह थी जहाँ से उसने अपने रिश्तों को संभाला, सहेजा, हर वो काम किया जो रिश्तों के पौधे को बड़ा वृक्ष बना दे। वो सोच रही थी कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हो गई, किस मोड़ पर मैं चूक गई, ऐसी परिस्थितियां क्यों हो गईं कि मेरा अपना देवांश टीवी जैसी बीमारी से जूझ रहा है और मैं वहां जा भी नहीं सकती। जिस बच्चे की बड़ी माँ कहते जुबान नहीं थकती थी, वह मुझसे आज मिलना भी नहीं चाहता। क्यों भगवान, क्यों? पता नहीं। छोटी उस समय से खाना देती होगी भी या नहीं, पता नहीं उसके परहेज का ख्याल रखा जाता भी है या नहीं। मन करता है उसके गुस्से को नज़रअंदाज करके सीधे देवांश के पास पहुंच जाऊं और कमज़ोर से हो रहे पैरों को दर्दों को दबाकर कम कर दूं। उसका सर अपनी गोद में रख लूं, उसे परियों की जादुई कहानियां सुनाऊं जिससे वो अपना दर्द भूल जाए, उसे स्वाद वाला खाना बनाकर खिलाऊं जिससे वो दवाइयों की कड़वाहट भूल जाए। ओह देवांश, तुमने अपनी बड़ी माँ को इतना दूर क्यों कर दिया? संबंधों में कड़वाहट ना आए इसलिए 5 साल पहले ही मैंने अपना घर छोड़ दिया था। फिर भी ये दूरियां क्यों? मैं यह तो कभी भी नहीं चाहती थी कि रेखा ने जैसे अब अपने विचारों से ही बात करनी शुरू कर दी थी। मुझे आज भी वह 1 साल पहले का दुस्वप्न का दिन याद है जब मुझे छोटी का फ़ोन आया था कि दीदी, देवांश को डॉक्टर ने टीबी की बीमारी बताई है। कहते हैं 1-2 साल इलाज चलेगा। सुनते ही जैसे मेरे पैरों तलों ज़मीन खिसक गई। 6 साल के बच्चे को टीबी कैसे हो सकती है? और फिर छोटी अपने 2 बच्चों को संभालते हुए उसका ख्याल कैसे रख पाएगी? बस यही सब सोच कर तो मैं 1 साल पहले 5.5 साल बाद चंडीगढ़ गई थी और मैं देवांश को 5.5 साल बाद मिल रही थी। और उसके भाई राम और कृष्णा को तो मैंने देखा ही नहीं था। कैसा भयावह दृश्य था। वह दूध जैसा सफ़ेद, देवांश कोयले जैसा काला हो गया था। बचपन में उसे कोई उठा ना पाए इतना मोटा था, पर आज उसकी चमड़ी उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी। टीवी ने उसका शरीर खा लिया था। किसी छोटे से बच्चे की ऐसी दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। इतने सालों के बाद शायद उसने मुझे पहचाना भी नहीं था। उसकी अजनबी नज़रों ने मुझे ये पता चला, हाय कितना प्यार, कितना ममत्व लेके आई हैं और उसे देने के लिए, पर उसकी अजनबी आंखों ने मुझे 100 कोस दूर कर दिया था। मुझे आज भी याद है कि मैं फिर भी उसकी देखभाल करती रही। देवांश जब भी अपनी माँ को आवाज़ देता, मैं अगले ही पल वहाँ होती। उसकी दवाइयाँ, उसका खाना पीना, सब कुछ मैं ही देखती थी। वह भी मुझे बड़े प्यार से बड़ी माँ कहता था। पर न जाने क्यों महीने भर बाद देवांश का रवैया मेरी तरफ बदल गया। शायद यह वही मोड़ था जहाँ मैंने गलती कर दी थी। मैंने अपनी ममता, अपने प्यार को बेबांध उस पर उड़ेलती रही जिसे वह समझ नहीं पाया। उसे वह प्यार बोझ लगने लगा और उसने मुझसे कहा कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। जब से मैं आई हूँ तब से उसकी माँ उसका ख्याल नहीं रख पाती। उसने मुझसे कहा कि उसकी माँ ही उसका ख्याल रखेगी। आज इस बात को भी 1 साल हो गया, लेकिन देवांश ने मुझसे बात भी नहीं की। विचारों की रेल पूरी तेजी से दौड़ रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी और रेल वर्तमान के स्टेशन पर आकर रुक गई। उसने देखा फ़ोन चंडीगढ़ से था। उसने हड़बड़ी में फ़ोन उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ रेखा देवरानी थी। दीदी, आप आइए और देवांश को ले जाइए। मुझसे अब इसकी देखभाल नहीं हो सकेगी। क्या आप आएंगी? बोलिए दीदी। खुशी के मारे रेखा के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने कपकपाती आवाज़ में हामी भरी। वह बहुत खुश थी। अपनी पीड़ा भरी यादों को उसने वहीं प्लेटफॉर्म पर छोड़ा और सीधे चंडीगढ़ की रेल पकड़ी।
शायद रेखा का देवांश से जुड़ाव कुछ अलग ही था, पता नहीं क्यों, पर उसकी फिक्र ने रेखा को आधा कर दिया था। रेखा रेल से भी तेज दौड़ना चाहती थी। उसने खुद से ही प्रण किया कि वह अब उसे लेकर आएगी और स्वस्थ कर देगी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएगी। इन सारे विचारों को अपने बक्से में बंद कर वह स्टेशन पर उतरी। उसके पति अमन उसे लेने आए थे। घर पहुंची तो देखा किसी बगीचे सा चहकता उसका घर वीरान पड़ा है। ना तो उसके स्वागत के लिए कोई आया और ना ही कोई मिलने। शाम 4 बजे सब चाय पर एक साथ मिले। वहाँ पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। रेखा ने देवांश से कहा, क्यों देवांश, चलोगे ना मेरे साथ? हम कल ही निकल जाएंगे। फिर हम खूब सारी आइसक्रीम खाएंगे, घूमेंगे और दीदी भैया के साथ को खूब गप्पे मारेंगे। रेखा की रिश्वतों पर देवांश चिढ़कर बोला, मुझे पता है आप किस लिए आए हो, ताकि आप मुझे मेरी माँ से अलग कर दो। पिछली बार भी आप इसलिए आए थे। रेखा ने लपक कर कहा, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। राम और कृष्ण भी तो है ना। माँ तीनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। इसलिए रेखा ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, जिसे उसने झिड़क दिया। रख लेगी मेरी माँ मेरा ख्याल, आप उसकी चिंता छोड़ दो। आप मेरी माँ के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हैं? अब देवांश की आवाज़ कुछ ऊंची हो गई थी। आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जब आप मेरी बीमार माँ को इतना परेशान कर रही हो, तो आप क्यों मेरे और मेरी माँ के बीच आ रही हो? मैं जीऊँ या मरूँ, इससे आपको क्या? इस बात पर रेखा के मुंह से वह बात निकल ही गई जिसे उसने इतने सालों से अपने दिल में दफन करके रखा था। इस बार रेखा की आवाज़ भी ऊंची ही थी। उसने कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है देवांश, क्योंकि मैं ही तेरी माँ हूँ, तेरी सगी माँ, और तू मेरा ही बेटा है, मेरा प्यारा बेटा, मेरा तीसरा बेटा, जिसे मैं ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। पथराई नज़रों से देवांश एक बार अपनी माँ को देखता और फिर अपनी बड़ी माँ को। रिश्तों की ये उलझन उसकी समझ से बाहर थी। रेखा निडाल जमीन पर बैठी थी, जैसे कोई कुली स्टेशन पर सामान उतारने के बाद थक कर बैठ जाता है। जब सबको सुध आई तो देवांश दौड़ता हुआ अपनी माँ से लिपट गया और कहने लगा, माँ, बड़ी माँ झूठ कह रही है ना, आप ही मेरी माँ हो। मैं जानता हूँ बड़ी माँ बच्चा पकड़ने वाली गंदी औरत है, इस जिसकी कहानी आपने मुझे सुनाई थी। मैं कहीं नहीं जाऊँगा माँ, कुछ तो बोलो। माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? रेखा की देवरानी पत्थर की मूर्त बनी खड़ी रही। रेखा ने देखा कि एक छोटे से बच्चे की आंखों से उसकी माँ के लिए उसका विश्वास खोता जा रहा है। उसकी जीने की उम्मीद उससे छूटती जा रही है। माँ शब्द कितना विशाल है, उसे उस दिन समझ में आया। रेखा ने अपनी देवरानी का हाथ पकड़ा और उसे अलग कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। रेखा ने कहा, छोटी, आखिर तुम क्यों देवांश की देखभाल नहीं करना चाहती? छोटी ने कहा, मुझसे अब नहीं होगा, मेरे भी तो अपने 2 बच्चे हैं। रेखा बोली, जब समाज ने तुम्हें बांझ कहा तो इस बच्चे ने तुम्हारा कलंक दूर किया, तुम्हारी गोद भर जाए, तुम्हें संतान सुख मिले, इसलिए मैंने अपने दिल का टुकड़ा काट कर तुम्हें दे दिया। तुम्हें देवांश ने माँ बनाया। उसके आने के बाद तुम्हारी गोद हरी हुई। इस सब के बावजूद आज मैं उसे लेकर चली ही जाती, पर आज मुझे उसमें तुम्हारी झलक दिखी। तुम्हें याद है ना छोटी, जब देवांश का जन्म हुआ था और मैंने उसे तुम्हें दिया था, तुम उसे अपने सीने से लगा कर रखती थी। मेरे आसपास रहना भी तुम्हें गवारा ना होता। उस समय तुमने मुझसे कुछ कहा था कि दीदी, आप मेरे और मेरे बेटे के बीच में आ रही हैं, और मैंने देवांश और तुम्हारे लिए ये घर ही छोड़ दिया था। आज तुम्हारे बेटे ने मुझसे कहा कि आप मेरे और मेरी माँ के बीच में आ रही हैं। आज वो मेरा नहीं, तुम्हारा बेटा बन गया है। उसने पहला निवाला तुम्हारे हाथ से ही खाया और उसमें तुम्हारे ही संस्कार हैं, मेरे नहीं। उसे टीवी मारेगा या नहीं पता नहीं, पर आज अगर मैं उसे ले गई तो उसका मरना तय है। छोटी रेखा से लिपट गई और आंसुओं से भीग गई। दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी अंधी कैसे हो गई? मुझे मेरे बेटे का प्यार दिखाई नहीं दिया। ऐसे करके मैंने उसका प्यार और उसके त्याग दोनों को अपमानित किया है। मैं माँ हूँ और माँ का काम सिर्फ ममता लुटाना होता है, जो मैं भूल गई। रेखा ने कहा, चलो अब आंसू पोंछो और बाहर चलो। छोटी ने पूछा, दीदी आप क्या करेंगी? रेखा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा,
मैं वही करूँगी जो मैंने 5 साल पहले किया था। वह बाहर आई और देवांश अभी भी डरा हुआ था। रेखा उसके पास गई तो वह 2 कदम पीछे हट गया। रेखा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो देखने आई थी कि आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो या नहीं। यही तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारी बड़ी माँ। एक और बात, मैं बच्चा पकड़ने वाली औरत नहीं हूँ। पूरा कमरा ठाकों से भर गया। रेखा छोटी के पास आई और कहा, छोटी, अपना तीसरा बेटा आज फिर से तुम्हें एक बार सौंप कर जा रही हूँ। तुम उसकी सगी माँ बन जाओ, बस यही आशा है। इतना कहकर रेखा मुड़ी और देवांश के सर पर हाथ रखा और घर से बाहर निकलने लगी। उस समय भी उसके काले चश्मे के नीचे 2 आंसू ढुलक गए। एक तो चंडीगढ़ के लिए था और दूसरा शायद आप जानते ही हैं, देवांश के लिए था। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।